बाय का आप सोडियम क्लोराइड अंदर शिफ्ट करेंगे, तो आप बेसिकली मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं। एक जगह फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड, और एक जगह ब्लड होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये तस्वीर के अंदर। अच्छा, जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे ना, उसमें हेमोडायलिसिस की बात करेंगे, वन मोडेलिटी है, ठीक है। एक होती है स्लेड, एक है सीआरटी, और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो है वो बेसिकली आप सबने देखा होगा, उसमें मशीन इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसमें एक्सेस होता है, ब्लड जाता है मशीन के अंदर, थ्रू फिल्टर पास करता है, क्लीन होता है और वापस बॉडी में चले जाता है। यूजली 3 to 4 आवर्स, 4 आवर्स का डायलिसिस होता है और 2 to 3 टाइम्स अ वीक होता है। उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होती है वो 350 ml होती है, और इसके अंदर जो एक्सेस होता है जहां से डायलिसिस किया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, उसका क्या नाम होता है? हेमोडायलिसिस जो हम करते हैं वो कहां से करते हैं? सर फिस्टुला के थ्रू करते हैं ना। वेरी गुड। और चीज होती है, एक और चीज भी होती है, एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट, और एक और चीज शंट। शंट, एवी फिस्टुला और ग्राफ्ट तकरीबन एक चीज है। टेम्पोरल कैथेटर, कहते हैं डीएल कैथेटर। वेरी गुड। तो एक होता है डायलिसिस कैथेटर जो टेम्पररी होता है, और एक होता है परमानेंट। परमानेंट कैथेटर जो होता है वो हम 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको टनल कैथेटर भी कहते हैं, परमाकैथ भी कहते हैं। ये बताओ बेटा, परमाकैथ किन लोगों में लगाया जाता है? जिनको कंटिन्यूअस डायलिसिस की जरूरत पड़े। एक तो ठीक है, एक देखो दो रीजन है। एक, जिनका हार्ट वीक होता है ना, जिनका EF 30% से लो होता है, उनमें फिस्टुला इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है। जिन लोगों का हार्ट वीक होता है उनके अंदर आप फिस्टुला नहीं बना सकते, उनमें परमाकैथ लगता है। एक दूसरी बात ये, कभी कभार पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचते हैं, तो फिस्टुला की सर्जरी होने में और उसको काम करने में 3 महीने लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो उन 3 महीने के लिए कभी कभार हम परमाकैथ डाल देते हैं ताकि उनको बार बार कैथेटर ना डालना पड़े, ठीक है। ये बताइए टेम्परेरी कैथेटर की कितनी लाइफ होती है? 6 months। रियल डायलिसिस कैथेटर की लाइफ कितनी होती है? 6 months। नहीं, देखो बेटा, डायलिसिस कैथेटर जो टेम्परेरी है, जो सेंट्रल लाइन भी कहलाता है, ठीक है, उसकी लाइफ, अगर आप उसको आईजे डालेंगे ना, आईजे, तो उसकी लाइफ है 7 to 8 days। अगर फीमोरल लेंगे तो 5 to 6 days। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? टेम्परेरी कैथेटर की, जिसको डायलिसिस कैथेटर कहते हैं। एक परमाकैथ या फिर कफ कैथेटर्स, उनकी लाइफ होती है 8 महीने से 1 साल। फिस्टुला की लाइफ कितनी होती है? फिस्टुला की 1 year। नहीं बेटा, फिस्टुला की लाइफ यूजुअली जो है ना, एवरेज लाइफ वो 5 ईयर से लेके 15 साल तक भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। फिस्टुला कहां बनता है? फिस्टुला की लोकेशन क्या होती है बेटा? आर्टरी और ठीक है, आर्म में बनते हैं। एक होता है रेडियो पल्ला, एक होता है ब्रेकोसेफेलिक, याद आया कुछ? एक लोअर रिस्ट में बनता है, एक अपर आर्म में बनता है, ठीक है। परमाकैथ होता है वो यूजुअली आईजे डलते हैं, और उनकी जो टिप की लोकेशन होती है जहां पे वो एंड करते हैं, वो अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में, ठीक है। एक तो हमने बात कर ली कि फिस्टुला कौन कौन से होते हैं, 2 तरह का होते हैं। एक, दूसरी बात ये, जो परमाकैथ या डीएल की लोकेशन होती है जो डलता है, उसकी टिप जहां एंड करती है वो अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम होता है। ये क्लियर हो गई बात? यस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्लेड जो है लो एफिशिएंसी डायलिसिस है। ये बेसिकली डायलिसिस मशीन से ही करते हैं, लेकिन कुछ ये एडवांस स्लो होता है, इसमें ब्लड फ्लो 100 to 150 होती है, और आप ये 12 घंटे तक कर सकते हैं। ये उन पेशेंट में करते हैं जिनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई नहीं होते, लो होते हैं, जो सपोर्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है, और उनको स्लो डायलिसिस करना होता है, ठीक है। सीआरटी एक होता है मोडेलिटी जो 24 आवर्स की डायलिसिस है। 24 आवर्स, इट कैन बी 2 days and 3 days,
इसकी जो इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं इस मशीन के अंदर, उसमें एक होता है CVVH, यानी कि कंटिन्यूअस वीनस हेमोफिल्ट्रेशन। एक है CVVHD, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस वीनस हेमोडायलिसिस, और एक है HDF, हेमोडायलिसिस एंड फिल्ट्रेशन। ये मशीन है, आती है, काफी कॉस्टली होती है, कुछ सेंटर्स में मौजूद है, हमारे यहाँ भी आने वाली है। ये बेसिकली ICU पेशेंट में करते हैं, स्पेसिफिकली जो बहुत हाई सपोर्ट के ऊपर होते हैं, यानी नॉरेड और डीवो के ऊपर होते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत लो होते हैं, उनके अंदर 24 घंटे हम ये डायलिसिस चलती है और ये ब्लड प्रेशर गिरने नहीं देती। ये बात समझ में आ गई? हेलो बच्चों, CRT के बारे में कुछ समझ में आया? मैं आपसे बताऊं? एनीबॉडी? सर आ गया समझ। आ गया। ये आपका नाम क्या है? जिसने बच्ची ने भी कहा सब कुछ आ गया। बेटा आपका नाम क्या है? सनिया। ठीक है, अब फिर से सुनना गौर से, मैं मशीन दिखाऊंगा आपको। CRT जो ओके मशीन सर। है is used in ICU in which blood pressure is very low and they are on 2 or 3 pressors। ठीक है, मैं भी आपको मशीन दिखाऊंगा, वो आपको समझ में आएगी फिर बात। ठीक है। फोर्थ है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में क्या पता है आपको? सर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से करते हैं हम। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, बेसिकली पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो अभी भी इस्तेमाल होता है। यूजुअली ये उन लोगों में इस्तेमाल होता है जो स्मॉल वेट स्मॉल हाइट के लोग हों, ठीक है। उसमें बेली के अंदर हम फ्लूइड डालते हैं और उसको वहां छोड़ देते हैं 3-4 घंटे के लिए, उसको कहते हैं डुअल टाइम। उसके बाद उसको रिमूव कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन है वो डायलाइजर की तरह यूज करती है, और उसके बाहर जो फ्लूइड से विलाजत खून से उसमें आ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, फिर आपको चीजें क्लियर होने शुरू होंगी। देखो ये जो तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है बच्चों? हाँ भाई, क्या क्या नजर आ रहा है इसके अंदर? हेमोडायलिसिस। हाँ, और क्या मशीन है, ट्रांसफर मशीन नजर आ रही है, और जी बहुत सारे पाइप है सर इसमें। ठीक है, हेक्टर एक फ्लो जा रहा है, आर्टेरियल वेसल है, एक वीनस है जो रेड वाला है, आर्टेरियल है, ठीक है, आर्टेरियल वीनस ब्लू वाला, ठीक है। उसके ऊपर जो एक जा रहा है कार्ट्रिज, वो है आपका डायलाइजर, ठीक है। अच्छा, एक उसमें ब्लड लाइन नजर आ रही है आपको, और एक लाइन नजर आ रही होगी आपको व्हाइट रंग की। व्हाइट रंग की जो लाइन है ना, उससे डायलिसिस फ्लूइड अंदर जा रहा है, और रेड से ब्लड जा रहा है। नहीं नहीं नजर आ रहा है आपको? बता रहा है जी सर। मैं अगर एरो ये बेटा एरो नजर आ रही है? जी सर। जी सर। ये जो पाइप है ना, ये पाइप, इससे नजर आएंगे, जाता है, डायलिसिस फ्लूइड अंदर जा रहा है, देखेंगे आवाज आएगी, ठीक है। ये डायलाइजर है, ये ब्लड की इनलेट है। सही है सर। इसी तरह का एक पाइप ऊपर की तरफ है, तो वहां से ब्लड आता है, ये ब्लड निकलता है, ठीक है। इसी तरह यहां से फ्लूइड निकल रहा है और एक ऊपर से फ्लूइड जा रहा है, तो दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिससे वाटर क्लीन होता है। ये पंप्स हैं आपके, ठीक है, ये फिल्टर्स है, और नीचे की तरफ ना डायलिसिस फ्लूइड रखा होता है। तो ब्लड आता है, फिल्टर से मूव करता है, क्लीन होता है, वापस आता है, बॉडी में चले जाता है। दिस इज हेमोडायलिसिस। इसके बारे में कोई सवाल करना है? अच्छा बच्चे बताओ, ये क्या चीज है? ये नंबर क्या है? 5 ये नंबर क्या चीज है? What is this number showing? Flow, rate of flow. ये ब्लड फ्लो है बेटा, ब्लड फ्लो 350 ml पर 350 ml पर मिनट, ये ब्लड फ्लो है, ठीक है। अच्छा, अब इस गैजेट को समझ लो। तस्वीर सब नजर आ रही? तस्वीर जी सर। यस सर। एक ब्लड जाता है यूं करके, ये वो मशीन को मैंने ब्रेक कर दिया है, वो पंप से गुजरता है और फिल्टर ऊपर से जाता है, ठीक है। नीचे की एक तरफ ब्लड मूव कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, और एक तरफ आपका वाटर मूव कर रहा है,
नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। ये दो गैलन्स हैं, ठीक है। आपका यहाँ से फ्लूइड जाता है और ये ब्लड आ रहा है गंदा और ये साफ पानी, दोनों काउंटर करंट मेथड में मूव करते हैं, काउंटर करंट मेथड में। तो वाटर यूं जाएगा, यूं निकलेगा और ड्रेन हो जाएगा। ब्लड यूं आएगा, नीचे आएगा, यहां से वापस जाएगा, बॉडी में चले जाएगा। जैसे किडनी में होता है ना काउंटर करंट मेथड, तो काउंटर करंट मेथड जो होता है वो डायलिसिस में भी होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? इस ब्लड फ्लो जो होती है वो होती है 3 to 350 ml और 400 ml पर मिनट। और ये डायलिसिस फ्लो है ना, जो पानी घूम रहा है वाटर, उसकी स्पीड होती है अबाउट 600 ml पर मिनट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अगर इसकी स्पीड 500 ml या 600 ml पर मिनट है तो 1 घंटे में आप 30 लीटर्स फ्लूइड यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, 30 लीटर्स, और 4 घंटे में 120 लीटर्स यूज करते हैं। आप समझ में आई? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक डायलिसिस के अंदर अबाउट 120 लीटर्स फ्लूइड इस्तेमाल होता है एक आदमी के डायलिसिस के लिए। इट्स लॉट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलो, इसमें कोई सवाल पूछना है इस गैजेट के बारे में? अच्छा, ये CRT ये जो बता रहा था मैं आपको, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है, इसके ये बैग्स हैं, 1 2 3 4 बैग्स हैं। इसके अंदर मल्टीपल पंप्स होते हैं, मल्टीपल पंप्स। ये डायलाइजर है इसका। इसकी बेहतर करता हूं, ये मशीन लगी हुई है, ये डायलाइजर है, ये बैग्स हैं 1 2 3 4। ये पेशेंट है, इसको ब्लड लाइन जा रही है। अच्छा, ये ICU के अंदर है, मल्टीपल प्रेशर है, ब्लड प्रेशर लो है, वेंट के ऊपर पेशेंट है, मशीन के ऊपर सारे नंबर आ रहे होते हैं। नॉर्मल हेमोडायलिसिस मशीन के अंदर जो हम वाटर लेते हैं वो RO वाटर से लेते हैं, इसके अंदर हम RO वाटर से नहीं लेते, इसके बैग्स होते हैं, इसका बैग्स खुद इसको पानी देते हैं। यहाँ ये बैग्स हैं इसके, वो खुद इसको पानी देते हैं। ठीक है, और क्लियरेंस डायलाइजर से आता है। इसमें 4 पंप्स होते हैं, 1 2 3 4। इसके जो डायलिसिस की प्रिस्क्रिप्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू वेट होती है। ठीक है, और इसमें भी मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, बस इतना जान लें। ये बेसिकली ICU में इस्तेमाल होती है। पेशेंट्स हु हैव लो ब्लड प्रेशर्स, ठीक है, जो डायलिसिस नहीं टॉलरेट करते, रेगुलर डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर सकते क्योंकि BP ड्रॉप कर जाएगा, उनमें इस्तेमाल होती है मशीन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये किस चीज की तस्वीर है बताइए भाई? क्या नाम था बच्ची का, जो बच्ची थी अभी, क्या नाम बेटा आपका? सनिया। सनिया, बताओ ये। सर, दिस इज अ पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग प्यूरिफाई फिल्टर आउट करते हैं। डायलिसिस बैग है, ठीक है, वेरी गुड, और एक ड्रेनेज बैग है। सर, जो डायलिसिस बैग से द क्लियर फ्लूइड गोज इनटू द पेरिटोनियम, और वहां से जो है फिर डायलिसिस होके कैथेटर के थ्रू ड्रेन होता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये देख लें, इसके अंदर ये सॉरी, हाँ, ये डायलिसिस बैग है। इसी तरह जो वाटर दिखाया था मैंने हेमोडायलिसिस के अंदर, इसका वही कॉन्सेप्ट है। इस बैग में जैसे CRT के अंदर जो बैग था उसी तरह का ही है। उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट आपकी बॉडी में जाएंगे। ये मेम्ब्रेन है डायलाइजर, ये डायलाइजर फिल्टर की तरह काम करेगी। उसमें से एक्सचेंज होता है, 4 आवर्स में आप छोड़ दें, उसको कहते हैं डुअल टाइम, यानी कि उसमें वो रहेगा। उसके बाद दूसरे बैग को अटैच करते हैं, उससे वो ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद आप फिर एक और बैग डाल देते हैं। तो 4 to 5 एक्सचेंज होते हैं इनके अंदर। उससे क्या होता है, फ्लूइड डाला जाता है, उसमें जो बुरी चीजें हैं, यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह बाहर निकलता है, पोटेशियम बाहर निकलता है, बाइकार्ब अंदर जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का ये कॉन्सेप्ट है, और ये ड्रेनेज बैग है। ठीक है, अच्छा, ये कैथेटर जो होता है ना, इसको कहते हैं टैंक ऑफ कैथेटर। इसमें कफ होता है, इस तरह का कफ। ठीक है, इसके अंदर भी आप टेम्परेरी कैथेटर डाल सकते हैं या परमानेंट कैथेटर डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट या क्रोनिक डायलिसिस? सर, वो पेरिटोनियम में कितनी देर तक फ्लूइड रख सकते हैं?
पर साइकिल। बोलो बोलो फिर से बोलो बेटा। सर ये पेरिटोनियम के अंदर आप कितनी देर तक फ्लूइड रख सकते हैं? ये आपने बोला 3-4 दफा होगा एक्सचेंज। मेरी बात सुनो, यूजली 4 आवर्स रखते हैं, आप 8 घंटे रखेंगे, लेकिन होता ये है कि जब आप लंबा रखेंगे ना तो वो इक्वलाइज करना शुरू हो जाता है, तो फिर फायदा नहीं रहता, वो वापस मूव करना चाहता है। यूजली द ड्वेल टाइम इज 4 आवर्स। एक दूसरी बात ये कि कभी कभार हम छोटे भी करते हैं 1 और 2 आवर्स का, जब हमें वाटर खींचना होता है ना, यानी कि हमें फर्स्ट करो वाटर निकालना है, तो हम जो फ्लूइड यूज करेंगे डायरेक्ट बैग का, उसमें शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। जब उसके अंदर ऑस्मोटिक लोड ज्यादा होगा तो वो पानी को खींचेगा। तो जब हम हार्ट फेलियर या वॉल्यूम ओवरलोड ट्रीट करते हैं तो उसमें हम शॉर्ट ड्यूअल टाइम करते हैं 1 या 2 आवर्स का, लेकिन जब क्लियरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 4 आवर्स का। अच्छा, जो फ्लूइड की जो परसेंटेज होती है उसको कहते हैं 1.5%, 2.5%, 4.5%। उसका मतलब ये होता है कि उसमें शुगर की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। 1.5% में 1500 मिलीग्राम होगी, ठीक है, 2.5% में 2500 होगी और 4.5% में 4500 होगी। जब भी शुगर बढ़ेगी तो वो ऑस्मोटिक एजेंट की तरह काम करेगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस ठीक है। नाउ डायलिसिस इंडिकेशंस, एसिडोसिस जिसमें बाइकार्ब गिर जाए और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा और रीनल फेलियर हो, हाइपरकैलेमिया जो ट्रीटमेंट पे से रेजिस्टेंट हो रीनल फेलियर के साथ, उसमें डायलिसिस करते हैं। इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल पॉइजनिंग्स, इथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग्स, उसके अंदर डायलिसिस करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम ओवरलोड यानी हार्ट फेलियर में हो साथ में रीनल फेलियर भी हो, तो जब लंग में सारा पानी होगा तो कैसे निकालेंगे? लेसिस देंगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर आप उसको डायलिसिस से खींचते हैं। यूरीमिया, नोजिया वॉमिटिंग हो किसी को, यूरेमिक पेरिकार्डिटिस हो, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी हो। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी कैसी होती है बेटा? पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? Unconscious. बोलो बेटा। Unconscious, mentally altered. कंफ्यूजन, फिर से बोलो। तो पेशेंट कंफ्यूज होगा, अल्टरनेट स्टेटस के साथ होगा। हाँ, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, कंफ्यूज्ड होगा, सीजर भी हो सकता है उसको, ठीक है, बिल्कुल ड्राउजी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत सी टॉक्सिसिटीज होती है ना उनके अंदर भी, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल में यूज होती है, मेथनॉल में यूज होती है, यूरेमिया में थियोफाइन टॉक्सिन सैचुरेट, आईएनएच, अगर इनकी टॉक्सिसिटीज हो जाए ये भी डायलिजेबल्स होती है, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया अगर ट्रीट ना हो रहा हो, हाइपरकैल्सीमिया रीनल फेलियर दे सकता है या नहीं? जी ठीक है। तो अगर वो हाइपरकैल्सीमिया रीनल फेलियर दे दे आपको और कैल्शियम का लेवल 14 से ऊपर हो, तो उसके अंदर भी डायलिसिस करके कैल्शियम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर सिवियर हाइपरफॉस्फेटेमिया हो, फास्फोरस बहुत हाई हो और रीनल फेलियर हो, उसमें भी इंडिकेशन डायलिसिस की है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डायलिसिस की? ये तो बात कर ली हमने, इंडिकेशन पढ़ ली, टाइप्स पढ़ ली हमने आईसीयू में कौन सी होती है, पेरिटोनियलिस किस लिए होती है, डायलिसिस कैसा है। अब ये बताओ मुझे कि डायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? Infection. जोर से बेटा, जोर से। किसने बोला इन्फेक्शन? हाँ भाई, अभी किसी ने इन्फेक्शन बोला था ना? Hep B और C हो सकता है, HIV. बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि होता ये है कि वो आपके अगर टेम्पररी कैथेटर यूज होते हैं ना, उनको बड़ा केयरफुली यूज करना पड़ता है, तो उससे इन्फेक्शन जा सकता है सेंट्रल लाइन से। एक अगर नीडल जो लगा रहे हैं फिस्टुला में वो हाथ साफ ना हो, वहां से इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन वन कॉज है। फिर लॉन्ग टर्म के अंदर बी और सी लग सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। और क्या इंडिकेशन है? और क्या कर सकते हैं बताइए? सर कैथेटर मेल फंक्शन भी तो हो सकता है। क्या कह रहे हैं? कैथेटर मेल फंक्शन, कैथेटर डिसफंक्शन हो सकता है, बिल्कुल। और थ्रोम्बोसिस, एसिडोसिस, साइड पे थ्रोम्बोसिस एंड स्टेनोसिस भी हो सकता है। बिल्कुल। थ्रोम्बोसिस किसका होता है? फिस्टुला में हो सकता है। जी बेटा, कैथेटर
एक तो हाँ एवी फिस्टा का थ्रोम्बोसिस हो सकता है, सही कह रही है। दूसरा आपका जो अगर टांग में आप डालते हैं ना डीएल, तो वहां डीवीटी बन सकती है। कभी कभार कैथेटर पर्मा कैथ के ऊपर थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। लाइन डालते हुए न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, क्योंकि अगर लाइन डाल रहे हो लंग को पंचर कर सकते हैं ना एक। अच्छा, कभी कभार आप ज्यादा अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर दें ज्यादा, यानी कि पानी निकाल दें, तो पेशेंट हाइपोटेंसिव हो सकता है, एमआई हो सकता है उसको, ठीक है, एरिथमियाज हो सकते हैं, शाबाश, ठीक है। तो इंटरडायलेटिक हाइपोटेंशन हो सकती है अगर ज्यादा पानी खींच लें, तो ब्लड प्रेशर लो गिरता है, उनको मसल क्रैम्प्स आते हैं, बहुत सख्त मसल क्रैम्प्स, ठीक है। कभी कभार अगर आप बहुत तेज डायलिसिस कर ले शुरू के अंदर, तो उनको नोजिया वोमिटिंग बढ़ जाती है उनकी, चेस्ट पेन हो सकती है, बैक पेन हो सकती है। एक होता है टाइप ए, कुछ लोगों को डायलिसिस के साथ ही शुरू में ही ना सिवियर सांस फूलना शुरू हो जाता है और उनको बैक पेन भी हो सकती है। ये टाइप ए रिएक्शन होता है, इसमें फौरन डायलिसिस रोकना पड़ता है और ब्लड वापस नहीं करते आप, क्योंकि उनको डायलिसिस से रिएक्शन होता है। ये याद रखिएगा बात। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, कोई बताएगा डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होती है? एनीबॉडी? अच्छा बेटा गौर से सुनना, इस जुमला है डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि आपका बैलेंस आउट होना, यानी कि सेरेब्रल ब्रेन इन्वॉल्व है इसके अंदर। जो लोग कभी कभार क्रॉनिक डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, जो पुराने और वो पहली दफा डायलिसिस के लिए आते हैं, मतलब उनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हाई होता है, ठीक है, और उनका पहला डायलिसिस होता है। अगर उनको आप लंबा डायलिसिस कर दें या तेज कर दें, तो उसमें शिफ्टिंग ऑफ यूरिया बहुत तेज होता है, उससे क्या होता है ब्रेन स्वेल कर जाता है, तो ये लोग सीजर करते हैं या मजीद खराब हो जाते हैं। तो इसलिए गाइडलाइंस ये कहती हैं जब भी किसी को स्टार्ट करें डायलिसिस, पहले शुरू के दो डायलिसिस जो है वो दो लो ब्लड फ्लो पे करते हैं और 1 घंटे का करते हैं, अनटिल अनलेस कोई बड़ी इंडिकेशन हो कि उनको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यू याद रखिएगा हमेशा, ऑलवेज फर्स्ट डायलिसिस इन chronic renal failure chronic patients should be 1 hour with low blood flow। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, वरना ये पेशेंट बड़े सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। आपको कभी कभार हेमोलाइसिस हो सकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, मैंने डायलिसिस मशीन दिखाई थी ना आपको, उसमें बीपर लगे होते हैं, अगर उसमें कहीं से एयर लीक कर जाए तो बीप करना शुरू होता है, तो एयर जा सकती है, तो एयर एम्बोलिज्म इनमें हो सकता है, और ये एक्यूट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाएंगे, ये एक्यूट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई सवाल पूछना है? कॉम्प्लिकेशंस के अंदर कोई सवाल पूछना बच्चों? हमने इन्फेक्शन पढ़ लिया, चेस्ट पेन पढ़ लिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हेडेक, डिस्कुलिम सिंड्रोम, इचिंग, डायनाजर रिएक्शन, एयर एम्बोलिज्म। सर कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा है, हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारे यहाँ? अच्छा, सबसे ज्यादा बेटा जो कॉमन दुनिया में यूज हो रहा है ना, हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में जो बेस्ट अभी क्लियरेंस आता है ना वो हेमोडायलिसिस में। पेरिटोनियल डायलिसिस ज्यादातर उन लोगों के लिए रखा जाता है जिनमें अभी कुछ किडनी फंक्शन बाकी हो, वो यूरिन बनाते हों और वो मोबाइल रहना चाहते हैं, और वेट वाइज, एजुकेशन वाइज, कंप्लायंस वाइज स्मार्ट लोग हों, क्योंकि इसमें बड़ा केयर करना पड़ता है। इस वक्त दुनिया देखा जाए तो डायलिसिस तो 90% और 10% शायद पीडीओ। थैंक यू सर, यही था, बस यही था। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस बताओ भाई। पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमनली पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन हर्निया और हर्निया सस्पेंडेड, जोर से बोलो। बैक पेन और अच्छा ठीक है, पहली बात ये पेरिटोनाइटिस हो सकता है। जब पेरिटोनाइटिस बार बार होता है ना, तो इनमें सेप्टेशन बन जाती है, तो वो सेप्टेशन कभी कभार इनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से प्रेजेंट करेंगी, ठीक है, क्रॉनिक। अच्छा, पेरिटोनाइटिस बिल्कुल ठीक है आपका,
आपको जहां पे कफ रहता है, कफ का लोकल साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको हर्निया भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि अगर आप सही फ्लूइड यूज ना करें, बजाय फ्लूइड निकलने के वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप वॉल उसमें जा सकते हैं, वॉल्यूम ओवरलोड में। अगर आप सही फ्लूइड इस्तेमाल ना करें, तब ये होता है कि इस जारी बात आप शुगर इस्तेमाल होती है इसके अंदर, तो लोग हाइपरग्लाइसेमिक डायबिटिक भी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर क्लियरेंस अच्छा ना हो तो फिर क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है, यूरेमिक हो जाते हैं। दूसरी बात ये, कभी कभार ये हाइपोकैलेमिक हो जाते हैं और हाइपरलिपिडेमिक भी हो जाते हैं, लिपिड लेवल्स बढ़ जाते हैं इन लोगों के, ठीक है। तो हर्निया, कफ इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस, टनल इन्फेक्शन, हाइपरवॉलीमिया, माइल्ड न्यूट्रिशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अच्छा भाई, कोई सवाल जवाब अब तक? हाँ भाई, कोई सवाल जवाब? मैं पूछूं? ये बताओ, कैथेटर इन्फेक्शन के अंदर जो के अंदर होता है, कौन होती है? बच्चों, ऑक्सीजन, फ्लोक्सिसिन सर, पिपेरसिलिन, टैज़ोबैक्टम, सुडोमोनाल सर, मैं बता वेंकोमाइसिन। हाँ, या तो फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन यानी ये सेफ्लोजेलिन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ग्राम नेगेटिव होती है फॉर्टम, तो हमेशा कॉम्बिनेशन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का लिया जाता है। तो या तो आप यूज करेंगे सेफोजोलिन विद फॉर्टम या सेफोजोलिन विद जेंट या वैंक विद जेंट, तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का कवरेज लिया जाता है। याद रहेगी बात? ठीक है। अच्छा, जब भी आपका कैथेटर इन्फेक्शन होता है ना, तो आप हमेशा एंटीबायोटिक देके लाइन निकाल देते हैं, ब्लड कल्चर भेज के, और कम से कम कितने दिन ट्रीट करते हैं लाइन इन्फेक्शन को? 7 days। नहीं, कम से कम 2 वीक्स। ये लाइन इन्फेक्शन है, ब्लड के अंदर लाइन है, ब्लड इन्फेक्शन को हमेशा 2 हफ्ते ट्रीट करते हैं। याद रहेगी बात? Yes, sir. ठीक है। ये बताइए, कैथेटर इन्फेक्शन की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है? खतरनाक वाली सेप्सिस। सेप्सिस तो हो गया, और कभी कभार बेटा ये जाके ना एंडोकार्डाइटिस कर सकता है, आपको हार्ट में बैठ सकता है। कभी कभार ऑस्टियोमाइलाइटिस कर सकता है बैक के अंदर, अगर ये सीड कर जाए ना हार्ट के अंदर, तो आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर सकता है, और दूसरा ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। Yes, sir. हाँ भाई, और पूछो। चलो ये बताओ, ये जो फ्लूइड होते हैं डायलिसिस के अंदर ना, 2 बैग्स रखे होते हैं नीचे। आपने डायलिसिस देखी कभी मशीन, कभी डायलिसिस सेंटर आए? Yes, sir. उसमें 2 मशीन के नीचे ना 2 बोतलें रखी होती हैं, इस तरह की 2 बोतलें। याद आया कुछ? Yes. मशीन नीचे इस तरह, ये 2 इस तरह की बोतलें होती है, इस ये नीचे की तरफ, ये नजर आ रही है, एक नजर आया मेरा एरो? जी सर। ये इस तरह 2 बोतलें होती है नीचे, जहां से वाटर उठता है। ये पाइप उठा रहे हैं, ये 2 पाइप उठा रहे हैं और 2 बोतलें नीचे की तरफ, ठीक है। इनको कहो, ये इनमें क्या होता है? Dialysis fluid. इनमें एक डायलिसिस फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, एक फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं एसिड बाथ और उसको कहते हैं बेस बाथ। ये दोनों फ्लूइड अंदर जाते हैं और आरओ वाटर से मिक्स होकर ना फ्लूइड बनाते हैं, जिससे डायलिसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, डायलिसिस के अंदर हैपरिन इस्तेमाल करते हैं? Yes. Yes. क्यों इस्तेमाल करते हैं? To prevent Anti-coagulation. देखो होता है ये बेटा, ये ट्यूब में देखो, ये ब्लड मूव कर रहा है ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो जाहिर है ट्यूब में मूव करता है तो उसका चांस होता है क्लॉट होने का, तो इसलिए आप यहाँ पे ना, यहाँ पे इस जगह लगती है, यहाँ पे है नहीं अभी, यहाँ पे एक सिरिंज लगती है, ठीक है।
जो पंप से मूव करती है, उसके अंदर वो हल्का हल्का हेपरिन डालती रहते हैं, जैसे कि उसका डालते हैं हम यूजली 1000 यूनिट्स पर आवर, तो 4 घंटे में 4000 यूज होगा। तो ब्लड को थिन करती है वो, ताकि ब्लड जमे ना, वरना ब्लड, ये सारा ब्लड अगर जम गया ना तो काफी ब्लड जाया हो जाता है, तो इसलिए आप हेपरिन यूज करते हैं। पीडीटी चेक नहीं करते आप, यूजली शुरू के अंदर 1 या 2000 बोलस करते और 1000 ml पर आवर देते, ठीक है? यस सर। चलो और पूछो, कुछ से कोई सवाल पूछना है? ये बताओ, ग्राफ्ट जल्दी इस्तेमाल होता है या फिस्टुला? एवी ग्राफ्ट, बच्चों यस सर। व्हाट इज एवी ग्राफ्ट? देखो देखो, ये है ना, ये फिस्टुला है, ठीक है ना? आपने एक नीडल लिया है, नया नीडल लगाई। कुछ लोगों में जिनमें वेन्स बहुत वीक होती हैं, बहुत पतली होती हैं, उनमें क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है? वो मटेरियल होता है पॉलीथीन का, वो ऐसा जोड़ लगाते हैं फ्रॉम एक आर्टरी टू एक वेन, ठीक है? वो 3 हफ्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से यहां तक एक जोड़ लगाएंगे अंदर, ठीक है? और वो आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, आपकी बॉडी का नहीं होता, और वो 3 हफ्ते में इस्तेमाल हो सकता है। हम क्लियर है इस बात पे? बात समझ में आ गई है? ठीक है। अच्छा, कोई और सवाल बच्चों? डायलिसिस के ऊपर कितने दिन आदमी जिंदा रह सकता है? एवरेज लाइफ ऑन डायलिसिस इज हाउ मच? 20 years. 10 years. जोर से बोलो। देखो बेटा, यूजली अगर यंग पेशेंट है ना, विच इज लाइक 25-28, तो इसमें कोई शक नहीं, 15-20 साल शुड नॉट बी इश्यू, बट उसको कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होंगी। डायलिसिस पेशेंट में जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बेसिकली हार्ट की हैं और बोन डिजीज की हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म, आपने रीनल अमलॉइड का नाम सुना है? डायलिसिस इंड्यूस्ड अमलॉइडोसिस का नाम सुना है? यस सर। क्या चीज है? नहीं पता सर। हाँ सर नहीं सुना हमने। माइलोइड डिपोजिशन। अच्छा जरूर गौर से सुनो। होता ये बेटा, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन बॉडी में बनते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली रिमूव होते रहते हैं। डायलिसिस के अंदर वो रिमूव नहीं होते, नॉर्मल डायलिसिस से वो रिमूव नहीं हो पाते। इसके लिए हाई फ्लक्स लेजर करना पड़ता है हीमोडायफिल्ट्रेशन के थ्रू। अगर वो आप पेशेंट जो 5 इयर्स हो चुके हैं उनमें स्टार्ट कर दें तो उनमें चांसेस कम हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डायलिसिस से और नॉर्मल फिल्टर से वो रिमूव नहीं होते, तो फिर वो ब्लड में जमा हो जाते हैं और वो बोन में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और एक्सरे पे नजर आते हैं। इसको कहते हैं हीमोडायलिसिस अमलॉइड, और उनमें फिर बोन डिजीज आती है। ये बात समझ में आ गई? यस। तो यूजली ये 7 to 8 इयर्स के बाद आता है पेशेंट के अंदर। एमाइलॉइड बीटा माइक्रोग्लोबुलिन डिपॉजिट्स इन योर बोन आफ्टर 7 to 8 years of dialysis। एक यूजली यंग पेशेंट यू कैन हैव अ गुड लॉन्ग लाइफ, लेकिन लाइफ का जो लेवल है वो ट्रांसप्लांट से अच्छा नहीं होता। एक ये बताएं, 60 years of एज डायबिटिक पेशेंट, डायलिसिस कितनी लाइफ है डायलिसिस के ऊपर? 5 से 7। जोर से बोलो बेटा। 8 साल होगी सर। देखो पहले ये था इसमें लाइफ कम थी, अब 5 to 6 years, 7 years, 8 years भी हो रही है, ठीक है? तो डायलिसिस इंप्रूव हो रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैंने इसलिए पूछी, अगर तुम्हारे पास एक पेशेंट हो 55-60 का डायबिटिक, तो उसको डायलिसिस पे डालें या रीनल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दें? डायलिसिस सर। अच्छा, एनीबॉडी? डायलिसिस। अच्छा बेटा, अभी एक बात कॉमन, अगर वही डायबिटिक पेशेंट हो 40 इयर्स का, उसको डायलिसिस का ऑप्शन है या ट्रांसप्लांट का? ट्रांसप्लांट। सुन लो और से, 60 इयर्स के ऊपर भी अगर वो 60 इयर्स का भी है और हेल्दी है और उसकी लाइफ he has 20 years in front of him, यानी he can be 80, this patient should be given a chance of renal transplant
उसमें हम इवेलुएट करते हैं उसके ऑर्गन्स, अगर उसके ऑर्गन की एज अच्छी है, उसका हार्ट मजबूत है, वी ट्रांसप्लांट देम. सो एज इज नॉट अ लिमिट, इट डिपेंड्स हाउ ही बिहेव्स, व्हाट लाइफ ही हैज, हाउ हिज ऑर्गन्स आर. So diabetes and age is not a contraindication for transplant. Are we clear? Yes, sir. Yeah. ठीक है.